क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का आशु घई पे 11th 12th पे, जहां आशु घई पे कैसे स्वागत हो सकता है, आशु घई 11th 12th पे, जहां पे मैं आशु घई आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। तो आज की वीडियो में, जैसा कि आपने टाइटल समझ ही लिया कि आप सबके मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं और मिड टर्म एग्जाम की तैयारी के लिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 टीम ने मुझे बोला कि मिड टर्म के ना सारे सवाल एक ही वीडियो में ले जाओ। मैंने कहा भाई ये 10th क्लास की साइंस नहीं है, ये 11th क्लास की फिजिक्स है और चैप्टर 1 चैप्टर 2 के ही इतने सारे प्यारे प्यारे सवाल हैं। पहली बात तो, और आप सब इतना समझते हैं कि 25 सवालों में भी सब तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ ये वो 25 सवाल हैं जिनमें से काफी सारे सवाल आपके लिए एकदम नए, एकदम न्यू होने वाले हैं। एमसीक्यू भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, दोनों प्रकार के सवाल हैं। लेकिन आप सबको समझना होगा कि 11th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें सबका अलग अलग स्कूल है। तो किसी स्कूल में पेपर बहुत मुश्किल आता है। अभी ऐसे में ऑनलाइन में नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अभी हमारे ऑफलाइन में बच्चों के जो पेपर हो रहे हैं उसमें काफी बच्चों के पेपर बहुत सिंपल भी आ रहे हैं और काफी बच्चों के पेपर काफी डिफिकल्ट भी आ रहे हैं और कुछ के एवरेज भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल बहुत एवरेज होंगे, कुछ सवाल काफी अलग लेवल के भी मिलेंगे। लेकिन आपके स्कूल में कैसा लेवल आता है इसको भी आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चन अपने स्कूल में एक्सपेक्ट करें। यही सेम क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना, तो ऐसे और बाकी सवाल भी कर दोगे। अगर स्पीड के बजाय किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी के बजाय किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो, पर अगर आपने फॉर्मेट को समझा तो सवाल आप कर लोगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो बाकी चलो शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपके पास चॉइस रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके उन सवालों को पहले खुद से बना सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं, या फिर साथ साथ बना सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई, आप सिर्फ क्वेश्चंस देखने आए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन बेहतर रहेगा कि पहले आपने चैप्टर पढ़ रखा हो और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बनाओ। बाकी चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें वैल्यू कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, वी विल यूज कैलकुलेटर ताकि काम आसान हो। बाकी चैप्टर 1 चैप्टर 2 में मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं होने वाली है। चलो लेट स्टार्ट। आपको ये कोई एमसीक्यू नहीं है, आपको इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। कई बच्चों को अपनी लाइफ में ये बहुत कंफ्यूजन है कि हमें कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूलों को याद करना है, निकालना है। तो मैंने ये वन शॉट में बताया था बेटा कि अकॉर्डिंग टू दी करिकुलम होना तो ये चाहिए, बिकॉज जो जो चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ा देंगे उनके फॉर्मूले आने चाहिए। बट कई स्कूल में ऐसा कहते हैं कोई भी फॉर्मूला दे देंगे, चाहे वो पढ़ाया भी ना हो और इवन चाहे वो 12th का भी हो। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यंग्स मॉड्यूलस जो है ये हमारे सेकेंड किताब का टॉपिक है, हमारी फिजिक्स की बुक सेकेंड का है। बट यंग्स मॉड्यूलस के अगर मुझे डायमेंशंस निकालने हो तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, प्लीज अभी तो ये आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये प्रेशर के ही डायमेंशंस होते हैं। तो अगर मुझे यंग्स मॉड्यूलस, शॉर्ट में मैं इसको वाई एम अभी के लिए लिख देता हूं, अगर मुझे यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन लिखने हैं तो स्ट्रेस के डायमेंशन मैंने आपको बताया था प्रेशर के ही डायमेंशन होते हैं। इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अब प्रेशर होता है हमारे पास ml-1t-2 यानी फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको आप m0, l0 और t0 भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर ही आ जाएंगे, बिकॉज स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। तो ml-1t-2 आ जाएगा। डन है। फिर आता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मैंने क्लास में आपको करवाया था, मतलब वन शॉट में, मुझे याद नहीं मैंने कराया था कि नहीं, लेकिन हमने पेड बैचेस में किया हुआ है। ये भी अगेन सेकंड किताब के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है इसको हम ईटा से शो कर देते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट, जिसको हम आसान भाषा में बोलूं तो बहुत, ये तो बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला हो गया। स्ट्रेस के लिए तो अगेन आपको पता ही है ml-1t-2। और यहां पे आता है हमारे पास स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट होता है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। इसलिए स्ट्रेन रेट से आप कंफ्यूज हो गए तो स्ट्रेस अपॉन में वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ लिख देता हूं, ज्यादा आसान है। वेलोसिटी के लिए आ जाएगा LT-1 और पर यूनिट लेंथ है। अब पर यूनिट लेंथ है तो L से L कैंसिल हो जाएगा, या अभी के लिए मैं L-1 लिख देता हूं। इससे ये कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया,
फाइनल डायमेंशन आ जाएंगे ml-1 t-1। ये फाइनल डायमेंशन होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। एंट्रेंस वाले बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं। यानी आप आज पूरी 25 क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ नया भी सीखने वाले हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज कोशिश, जो बच्चा पेड बैच में पढ़ता है, जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन में पढ़ता है, अगर ये वीडियो देख रहा है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन नए देखोगे। मैंने कोशिश की है कि जो हमने पेड बैचेस में सवाल करा रखे हैं उनसे अलग सवाल कराएं। 2-4 तो सेम आएंगे लेकिन मेजरली सारे आपको अलग ही मिलेंगे। फिर आता है हमारे पास सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ, सॉरी, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन के अगर डायमेंशन निकालने हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? mlt-2, और पर यूनिट लेंथ के लिए आ गया l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ml0t-2 इसके हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगे। डन है। फिर आता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया तो प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि जो h है, इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। बेटा जिसका आपको फॉर्मूला याद ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपको उसकी यूनिट याद है तो आप यूनिट से भी काम कर सकते हो। जैसे जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अब जूल सेकेंड के हिसाब से जूल, जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब ml2t-2, और सेकेंड मतलब टाइम। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है ml2t-1 यानी कि जूल सेकेंड। तो ये इसके चारों के डायमेंशन आ गए। आई होप आपको चारों के आते थे। जिसका भी आपको डायमेंशन आज नया सीखने को मिला है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। बाकी आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। ऐसा सवाल बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये भी इजी है, बट थोड़ा सा साउंड कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए सवाल अच्छा है। देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया perpendicular to x-axis is in unit time is given by n is equals to माइनस डी, और फिर ब्रैकेट में ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा इससे, जो कि क्या है n2 माइनस n1 x2 माइनस x1, वेयर n1 और n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x, जो कि मीटर में होगी, एंड जो कि यूनिट कोई भी यूनिट में हो सकती है। मतलब फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, यानी कि आपको कैपिटल डी के डायमेंशंस निकालने हैं। देखो, आप सब जानते हैं कि ये तो पक्का है कि डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ RHS के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। अब ये जो n है ये क्या है? अगर आप पढ़ो तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि डायमेंशनलेस होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि जो n है इसके जो डायमेंशंस होंगे, n के जो डायमेंशंस होंगे, यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते। नंबर ऑफ पार्टिकल एक नंबर है, लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, यानी डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय टाइम है। डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम है। ये n के डायमेंशन है। ये ऐसा करो, सबको अलग अलग सॉल्व करो क्या? चलो पहले ऐसा करते हैं, सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ो। ऐसे तो आप जब घर पे पढ़ रहे होगे कंफ्यूजन होगी, ठीक है। पहले मैंने n के डायमेंशंस निकाले, n के, ठीक है, ऐसा कर लो। तो n के डायमेंशंस क्या आ गए मेरे पास? ये तो सब जीरो है, तो क्या आ गया? l-2 t-1 आ गया, ठीक है। इसको अलग छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं n2 माइनस n1 और x2 माइनस x1 के डायमेंशन क्या होंगे। आ जाओ भाई। तो n2 माइनस n1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये तो आप सबको पता है कि x जो डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे आ जाएगा l, और l माइनस l होता है, और ऊपर कौन है? n क्या है? n क्या है? पढ़ो, छोटा n1 n2 क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब l क्यूब। अगर मैं n1 या n2 की बात करूं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि डायमेंशनलेस है पर यूनिट वॉल्यूम मतलब l क्यूब होता है, तो ऊपर जाके l की पावर -3 हो जाएगी। तो l की पावर -3 और इसमें गया l की पावर -3, तो l की पावर -3, l की पावर -3, l की पावर -3 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा l की पावर -3 और नीचे हमारे पास बच जाएगा l, तो बेसिकली हो जाएगा l की पावर -4। ये हमने इस पूरे के डायमेंशन निकाल लिए। अब सुनो ध्यान से, अब मैं लगा देता हूं वो कि LHS के जो डायमेंशंस हैं ये बराबर हो गए RHS के डायमेंशंस के। देखो यार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के वन शॉट में इसी चैनल पे मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं।
तो वो वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी गो थ्रू करने हैं, बल्कि वो वाले ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आ रखे हैं। आज आपको कुछ नए सवाल मिलेंगे बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको आने चाहिए। तो अगर आपने वो देख लिया है तो फिर आप इसको भी गो थ्रू करेंगे, ऐसा है। यानी कि आप समझो आपको कंटेंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है, सबको कंज्यूम करना है बेटा। एक वीडियो में कितने क्वेश्चन करा दूंगा मैं। अब एलएचएस की अगर बात करें तो एलएचएस में हमारे पास एन है और उसके डायमेंशंस मेरे पास आ चुके हैं क्या, एल -2 टी -1, ठीक है। और आरएचएस में मेरे पास माइनस है, माइनस हट गया, डी के डायमेंशन बचे, और साथ में ये पूरी तिगड़मबाजी। इस पूरी तिगड़मबाजी के डायमेंशन मेरे पास क्या है, मेरे पास आए एल की पावर -4। अब यहां से आ गया मेरे पास एल की पावर -2 टी -1, और यहां से डिवाइड में चला गया एल की पावर -4, जो कि ऊपर जाके एल की पावर 4 हो जाएगा। तो मुबारक हो, जो डी के डायमेंशन मेरे पास ओवरऑल है ये क्या आ जाएंगे, एल की पावर 2 टी की पावर -1, ये मेरे पास डी के डायमेंशंस आ जाएंगे, एल की पावर 2 टी की पावर -1। एक बार और समझ लेते हैं, एन जो था वो था नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कैसे पता लगा, यूनिट एरिया इन एक्स एक्सेस इन गिवन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम। तो एल ऊपर गया, टी ऊपर गया, एल की पावर -2 टी की -1 हो गया, ठीक है, छोड़ दिया। फिर हमने इसको सॉल्व किया। अब ये n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम, L -3 L -3 L -3 L -L L, तो ये L -4 हो गया। बस बाकी तो हमने यहाँ पे लाके सॉल्व किया है इसको। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, डन। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं भाई। सवाल कह रहा है, इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको बताना है क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा डेंसिटी का। देखो क्वेश्चन पढ़ के बहुत कंफ्यूजन होती है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं फोर्स को, मैं लेंथ को और मैं टाइम को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। इन शॉर्ट वो आपको इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला निकालो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम। इनडायरेक्टली वो आपको ये कह रहे हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला निकालो इनके टर्म्स में। और जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये आपको सबको याद होगा, इनकी पावर हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू के, फोर्स की पावर x मान लेते हैं, लेंथ की पावर y मान लेते हैं, और टाइम की पावर z मान लेते हैं। ये तो हम सब ने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यानी सेकंड एप्लीकेशन में किया हुआ है। अगेन अगर आपने वन शॉट देखा है, मैंने इसके काफी क्वेश्चंस उसके अंदर ही वन शॉट के दौरान ही हर एक एप्लीकेशन पे करवा रखे, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो यहां पे वही लाइन आएगी, याद करो, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, अगर इक्वेशन करेक्ट है देन LHS के जो डायमेंशंस हैं ये बराबर हो जाएंगे RHS के डायमेंशन के। अब LHS में कौन है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L3, तो ML -3, ठीक है। हम T भी लिख ही देते हैं बिकॉज जरूरत तो पड़ेगी। तो डेंसिटी के डायमेंशंस होते हैं ML की पावर -3 T की पावर 0, ठीक है। K के कोई डायमेंशन नहीं होंगे। फोर्स के डायमेंशंस MLT -2 की पावर x है, और L के जो डायमेंशंस हैं वो L ही है खुद अपने आप में, और T के डायमेंशन T ही है अपने आप में, ठीक है। Z हो गया, डन है, ठीक है। अब याद करो क्या बताया था, RHS को कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक वो MLT के फॉर्म में नहीं आ जाता। तो M की पावर हमारे पास यहां पे आ जाता है x, M की पावर आ जाता है x, L की पावर आ जाता है x प्लस वाई, और T की पावर आ जाता है -2x प्लस z, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग, याद करेंगे, ऑन कंपेयरिंग m की पावर 1 है, यहां पे m की पावर x है, तो कुल मिला के x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहां पे L की पावर हमारे पास -3 है, और यहां पे L की पावर x प्लस वाई है, और क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 1 आ चुकी है तो यहां हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई, तो y की वैल्यू मेरे पास -4 आ जाती है, -4 आ जाती है।
-4 आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर z निकालना चाहे तो यहाँ पे t की पावर 0 है और यहाँ पे t की पावर -2x प्लस z है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास 1 आ गया था और यहाँ पे z, तो z की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो आ जाएगा कि फोर्स की पावर x यानी कि 1 आया था, L की पावर -4 आया है और z यानी t की पावर मेरे पास कितना आया है 2, तो t की पावर मेरे पास आया है 2, तो कुल मिला के फॉर्मूला आ जाएगा कि फोर्स अपॉन में L की पावर 4 और ऊपर t की पावर 2 आ जाएगा। ये मेरे पास ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे डेंसिटी क्या होता है? वैसे डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, पर यहाँ पे हमें फोर्स, टाइम और एल के टर्म्स में निकालने को बोला था। आप वैसे भी अगर सॉल्व कर लोगे देखो आंसर सेम आएगा। कैसे? मैं रफ बात कर रहा हूँ, आंसर आपका आ चुका है। जैसे फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? ml/t-2 और हमारे पास साथ में t2 तो है ही, ठीक है ना, और नीचे हमारे पास क्या है? L4। अब आप देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 3 आ गया, क्या आ गया डायमेंशन? ml-3, और ml-3 ही डेंसिटी होता है। तो कहीं ना कहीं आप समझो कि बात एक ही है, बट हमें जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि भैया डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम और लेंथ। ये ऐसी भाषा में लिखा था तो बच्चा कहता है यार फंडामेंटल मानना है तो क्या कर, कुछ नहीं करना। जब भी बोला जाए कि इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान के उसका फॉर्मूला निकालो, तो बेसिकली आपको यही करना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, अगर वो फोर्स, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो सेम चीज है। डन है। चलिए आगे आते हैं। ये तो आसान सवाल है, अगर आपने रोटेशन चैप्टर पढ़ लिया तो फिर तो ये आसान है, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वेयर टी इज द टॉर्क, टी नहीं है टाउ होगा, वेयर टाउ इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपके पेपर में रोटेशन आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर रोटेशन नहीं आ रहा है लेकिन आपके स्कूल में बोला गया कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली आ सकता है तो फिर भी ये आ रहा है। बट अगर आपके स्कूल में रोटेशन नहीं आ रहा है और ये बोला गया है कि वही फॉर्मूले देंगे जो अभी तक कराया है चैप्टर में, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा या ऐसा मिलता जुलता कोई और आ जाएगा। बट अभी के लिए आपको चेक करना है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्या ये डायमेंशनली इक्वल होंगे कि नहीं। जिस बच्चे ने चैप्टर कर लिया उसको पता है कि ये डायमेंशनली इक्वल आएंगे, बिकॉज ये एक्चुअल फॉर्मूला है और मैंने बताया था कि जो एक्चुअली रियल फॉर्मूला होता है वो डायमेंशनली भी करेक्ट आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो पहले हम लोग चेक करेंगे LHS को। हमारे पास LHS कौन है भाई? टाउ है। अब हम LHS के डायमेंशंस को निकालेंगे, तो टॉर्क के डायमेंशंस जूल यानी न्यूटन मीटर, यानी कि जो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं वो है टॉर्क के होते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम RHS के डायमेंशन निकालेंगे भाई। अब RHS के डायमेंशन क्या आएंगे भाई? I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू में R का स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। और अल्फा क्या होता है? अल्फा की यूनिट याद है सबको? अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन डायमेंशन लेस होता है, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर आ गया। दोबारा से, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको नहीं पता उसके लिए कर रहा हूं। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है। m यहां पे मास होता है, r वैसे तो आर्म लेंथ होता है, अभी के लिए आप रेडियस कह लो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। और अल्फा आप सबको पता है ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ओमेगा बाय टाइम या चेंज इन ओमेगा बाय टाइम, और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो रेडियन तो यूनिट लेस होता है क्योंकि एंगल है, और यूनिट लेस होता है, सॉरी डायमेंशन लेस होता है, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर मतलब t-2। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास आ गया ml2 t-2। तो क्या LHS और RHS बराबर आ गए भाई। तो LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर आ जाते हैं, अंग्रेजी आ जाएगी। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो इक्वेशन है भाई ये हमारे पास डायमेंशनली क्या आ जाती है? करेक्ट आ जाती है। तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्यूट सा सवाल है, बट अगर आपको ये आता है तो ये क्यूट सा है, वरना फिर ये मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप, बढ़िया सवाल। अब देखो ऐसे सवालों को देख के आप डर जाओगे, है ना। बस डरना ही नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में। आओ देखो, बस देखने में अजीब सा लग रहा है।
बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट कर रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। बस सब अलग अलग सिंबल है, सब में आपको बता रखा है कि वेयर del is the depression produced in the middle of a bar of length L, breadth B and depth D when it is loaded in the middle with the mass M and gamma is the Young's modulus, जिसको आप Y अभी दिखा है, वैसे गामा होता है बट वो टाइप में Y आया है, is the Young's modulus of the material of the bar। सुनो 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 सुनो, घबराओ मत। del is equals to mgl cube divided by 4bd क्यूब गामा या y, चलो y कह लो। आपको चेक करना ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। यहां पे मुझे लगता है ये तो आप समझिएगा, लिखा हुआ है मास है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। एल यहाँ पे लेंथ है, बी यहाँ पे चौड़ाई ब्रेथ है और डी यहाँ पे डेप्थ है, यानी ये तीनों लंबाई ही है, ठीक है ना। और गामा पीछे किया था यंग्स मॉड्यूलस, जिसके डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर आए थे। यंग्स मॉड्यूलस जिसके डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर आए थे। अब ये क्या है, डेल। डेल है कि भैया एक रॉड, देखो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो डेल क्या है कि अगर एक रॉड के बीच में आपने वजन टंगाया तो ये रॉड नीचे से ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ना, अगर आपने वजन टंगाया तो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये कितना टेढ़ी हुई, कितना इसमें डिप्रेशन आया, तो डिप्रेशन भी तो एक प्रकार से क्या है, डिप्रेशन भी तो एक प्रकार से लंबाई है, डिप्रेशन भी तो एक प्रकार से लेंथ ही है। कितना कितना वो मुड़ गई, कितना उसकी लेंथ में डिप्रेशन आया, क्या है भैया डेल क्या है, इज द डिप्रेशन प्रोड्यूस, यानी कितना गड्ढा हुआ उसमें, लंबाई तो है ये। अच्छा अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो पहले बात कर लेते हैं हम LHS RHS। अच्छा क्योंकि RHS बड़ा है तो पहले RHS को सॉल्व कर लो, एक ही बात है, बात एक ही है। पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। अब RHS में ये हमारे पास हो गया मास कैपिटल M, ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, ये हमारे पास हो गया L क्यूब डिवाइडेड बाय 4 के कोई डायमेंशन नहीं है। ये मेरे पास कौन है, L है, ये मेरे पास कौन है, L है, L है, L है तो L की पावर 4 हो गया। सही है सही है सही है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है गामा। गामा क्या है, ML-1 T-2, ML-1 T-2। अब कमाल देखते चलो, मैं लाल रंग से काटता हूं ताकि आप दिख जाए, वैसे आपको काटना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि M से M गया, L1 है और L3 है, तो यहाँ पे L4 से L4 गया और T-2 से T-2 गया, ये ऊपर गया, ऊपर जाके क्या हो गया, ये ऊपर जाके हो गया L-1 का L हो गया, L हो गया, L हो गया, मतलब M0 L T0 हो गया। अच्छा अब अगर मैं RHS के बारे में तो बात कर चुका हूं, सॉरी LHS के बारे में बात करूं तो LHS में डेल, डेल क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है, L ही तो है, L ही तो है, तो M0 L T0। नए सवाल लाया है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई नए सवाल लाया है, फिर कहते हो नए सवाल कहाँ है, पुराने करते रह जाओगे तो फिर कैसे होगा, पुराने तो हर जगह करा रखे हैं, सबने करा रखे हैं, मैंने भी करा रखे हैं, बराबर आ गया। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लोका दिया नजरा चुमे उसे छंद दिए सवेरा चुमे, समझ गए। तो नए सवाल करने पड़ेंगे बेटा, नए सवाल करने पड़ेंगे, डन है। चलो आओ आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आ जाओ, ठीक है आओ। प्रॉपर फॉर्मूला डेरिवेशन का क्वेश्चन, प्रॉपर फॉर्मूला डेरिवेशन का क्वेश्चन, आ जाओ। The velocity v of water waves depends on the wavelength lambda, density rho, 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 density rho and acceleration due to gravity g। आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे हैं वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, अगर ऐसा है तो आप सबको पता है कि लेट कर रहे हैं कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, किस किस पे कर रही है, लैम्डा वेव लेंथ की पावर x पे, डेंसिटी की पावर y पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z पे, ये इस पे डिपेंड कर रही है। अगर ऐसा है तो बस फिर x y z निकालना है। मुझे लग रहा है इफ इक्वेशन इज करेक्ट, अगर इक्वेशन करेक्ट है देन वही वाली बात है कि LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर है। LHS में कौन है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है LT-1, M नहीं होता है उसमें, तो M0 LT-1। ये कौन है, लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है लंबाई, लंबाई की पावर x,
रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, इसके डायमेंशन वाई, मतलब पावर वाई। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी की पावर -2, पावर क्या है? जेड। कब तक सॉल्व करना है? जब तक कि एम एल टी की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो एम जीरो एल टी -1, यहाँ पे एम की पावर आ जाती है वाई। ओ माय गॉड, एल की पावर आ जाती है एक्स -3y प्लस जेड। एक्स -3y प्लस जेड। और टी की पावर आ जाती है सीधा सीधा, मेरे हिसाब से टी तो बढ़िया आ गया, टी की पावर आ जाती है -2z। ठीक है, बढ़िया। बड़ी प्यारी बात निकल के आई है कंपेयर करने पे, कंपेयर करने पे बड़ी प्यारी बात निकल के आई है कंपेयर करने पे कि ऑन कंपेयरिंग y तो 0 हो गया, ऑन कंपेयरिंग y तो 0 हो गया। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है ये वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, पागल बनाया गया हमें। ठीक है, चलो। हमें पागल बनाया जा रहा है। मुझे वो एमडी एमडी सर का एक वो याद आ गया, पता, आई होप आप एमडी सर को जानते हो। उनका एक बड़ा मीम वायरल हुआ था। है ना? इसका मतलब है ये हमें पागल बना रहा है। मुझे वो मीम याद आ गया, बड़े क्यूट सर हैं यार। एमडी सर नहीं थे, सॉरी सॉरी, एमडी सर नहीं थे, उनकी टीम में एक सर थे, मैं उनका नाम भूल गया। हाँ हाँ हाँ, एमडी सर तो बायो पढ़ाते हैं, सॉरी, वो सर तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे शायद। हम्म, तरुण सर की टीम के। वो मीम बड़ा वायरल हुआ था, मेरी फीड में आया था। कितने भोले लग रहे थे उस वीडियो में वो सर, मतलब लग क्या रहे थे, सॉरी, हैं ही वो भोले हैं ही। चलो, बट वाई, वाई इज वो तो भोले हैं ही, वो साफ दिख रहा था यार, उनके मुंह से गलती से निकला है। हाँ, y इज इक्वल टू 0 है। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई? m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है हमें पागल बनाया जा रहा है, ये डिपेंड ही नहीं करता है इस पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएं तो t की पावर -1 है, t की पावर -1 है, और यहाँ पे t की पावर -2z है। तो z की वैल्यू हमारे पास हाफ आ जाती है, z की वैल्यू हमारे पास हाफ आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे l की पावर हमारे पास 1 है, और यहाँ पे l की पावर हमारे पास x -3y प्लस z है। ये तो 0 ही हो गया है ना, ये तो 0 ही हो गया, और ये हमारे पास हाफ आ चुका था। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू भी हाफ आ जाती है। हाफ का मतलब आप सब जानते हैं अंडर रूट होता है। तो मुबारक हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू k, लेमडा और जी दोनों के पावर हाफ हाफ आई है, और उसकी पावर तो भैया 0 आई है। तो ये तो हट ही गया ना, ये तो हट ही गया, और दोनों के पावर हाफ आई है। इसका मतलब हो गया, फॉर्मूला आ गया अंडर रूट लेमडा इंटू में जी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट लेमडा इंटू में जी। प्यारा फॉर्मूला है, प्यारा। डन है क्या? डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते। अरे वाह, जरूरत नहीं पड़ी खाली पेज की। पे आते हैं एक बार। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको याद रहे कि यार इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन भी है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, तो वो क्वेश्चन भी है। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यार देखो, ये मत भूलना कि सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल भी आते हैं और उसकी कैलकुलेशन के भी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अभी के लिए अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आपको निकालनी है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे जीरो हमारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। तो बहुत ही सिंपल हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो गए। सेकंड वाला तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब थर्ड में अगर बात करें तो ये जो 2 जीरो है वो नॉन जीरो के आगे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिर्फ 5 और 0 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डन है, चले। लेकिन इस सवाल पे अगर हम आए, इस सवाल पे अगर हम आए तो इस सवाल में क्या कह रहे हैं? देखो, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर मेजर्ड विद स्लाइड कैलिपर आर फाउंड टू बी इतना इतना। ठीक है, यानी लेंथ और रेडियस दे रखा है। लेंथ बोले तो हाइट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको दे रखा है 4.54 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको दे रखा है सिलेंडर का 1.75 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम। अब आपको क्या सर ये सवाल क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, आप समझ जाओ। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए आंसर करना है। जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, याद करो, तो आंसर को लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में छोड़ते हैं, अगर आपने कानून याद किए हुए हैं तो। और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे छोड़ते हैं। यस, तो यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू में 22/7 डाल देता हूं,
आर की वैल्यू में डाल देता हूं, आर की वैल्यू में डाल देता हूं, डाल के देता हूं है 1.75 का स्क्वायर, और हाइट में डाल रहा हूं 4.54। ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पे यूज करूंगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। तब तक आप ये सोचो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर पे मुझे इसके आंसर को छोड़ना होगा। चलो आओ, तो सबसे पहले मेरे पास आ गया 22 इंटू में 1.75 इंटू में 1.75 इंटू में 4.54, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास 7। तो यहां पे मेरे पास आंसर आ गया 43.6975 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम है। बट क्या मैं आंसर यहां छोड़ के आऊंगा? नहीं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है भैया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है भैया? 3 है। तो मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे छोड़ के आऊंगा, 3। अब जो इसका अगला नंबर है, क्या वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाले को मुझे एक बढ़ा के आना होगा, तो 6 को मैं लिख के आऊंगा 7। तो 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने राउंड ऑफ किया इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अरे डन है क्या? अरे डन है क्या? हो गया? आसान सवाल, आसान सवाल, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ये भी आसान। ये पेड बैच में भी करा रखा है मैंने, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल, लेकिन ये मेरे को देखते याद आ गया। क्यों याद आ गया? बिकॉज बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे इस सवाल में। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। एक्चुअली वो कंफ्यूज कहां पे हुए थे? वो सबके डायमेंशन निकाल रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन एक बार देख लिया करो, कभी कभार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे सीबीएसई के, वैसे तो नीट का पीवाईक्यू है, बट अगर हमारे सीबीएसई में आते हैं तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, और हमको बाकी सबको एक, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये स्ट्रेस है, प्रेशर है, मान लो आपको नहीं पता, एंगल है, स्ट्रेन है, मान लो आपको नहीं पता, लेकिन ये तो टेंशन है, ये तो सरफेस टेंशन है। टेंशन एक फोर्स होती है, टेंशन एक फोर्स होती है, टेंशन एक फोर्स है, लेकिन सरफेस टेंशन तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं हो सकते, तो ये आंसर है। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई और आएगा तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको सबके डायमेंशन निकाल के देखने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर दोनों के ही डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो ml-1 t-2 आएंगे, इनके बारे में तो आज ही बात की है। एंगल और स्ट्रेन, इन दोनों के बारे में भी आज ही बात की है, ये दोनों डायमेंशन लेस ही होते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, हो सकता है एंगुलर मोमेंटम को आप ना जानते हो, बाकी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एंगुलर मोमेंटम को एमवीआर पढ़ा है, और अगर रोटेशन चैप्टर पढ़ा है फिर तो आपको इससे प्यार ही हो गया होगा, लेकिन चलो ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड है, तो जूल सेकंड के हिसाब से ml/t-1, और उसके भी डायमेंशन ml/t-1 ही आएंगे अगर आप एमवीआर से निकालोगे। इन शॉर्ट सबके बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है। डन है क्या? अरे डन है क्या? चले आगे, चले चले आगे, चले। चलो भाई ठीक है, आ जाओ। ये सवाल ना बहुत पेपरों में आया, अलग अलग तरीके से आया। आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ना कुछ वेरिएबल्स वगैरह आते हैं। इन शॉर्ट ये थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट के सवाल आप में से बहुत सारों ने अपने यूटी, अपने हाफ ईयरली अगर हो गए हैं तो, और आपके मंथली टेस्ट में या किसी असाइनमेंट में इन सवालों को आपने जरूर देखा होगा, ऐसे फॉर्मेट के, यानी P प्लस कुछ हो रहा है ब्रैकेट में, बहुत आते हैं। चलो आओ, अभी के लिए कह रहे हैं एन इक्वेशन इज गिवन हियर, दिस P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा टेम्परेचर है, ध्यान रखना एंगल नहीं है। अगर A और B कुछ कांस्टेंट्स हैं तो आपको सिर्फ A के डायमेंशन निकालने, सिर्फ A के। अगर मुझे सिर्फ A के डायमेंशन निकालने हैं तो क्या यह कहना ठीक होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये प्लस हो रहा है? अगर ये प्लस हो रहा है तो P के जो डायमेंशंस होंगे ये A/में V² के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। अच्छा, अब अगर बराबर है तो प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं ml-1 t-2 फोर्स अपॉन एरिया। ए के डायमेंशन मुझे निकालने हैं, और वॉल्यूम होता है L3, लेकिन उसका स्क्वायर है। अब अगर ये चला गया इधर तो ml-1 है, यहाँ पे 6 है, तो टोटल 5 आ जाएगा, और t की पावर -2 आ जाएगा। यहां से मुझे a के डायमेंशन मिल जाए। कितना सिंपल सवाल था, बस देख के डर जाते हैं कई बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर प्लस लग रहा है तो इसके डायमेंशन के बराबर होंगे। अब अगर बराबर होंगे तो ये आया, क्योंकि P के और A/में V², V होता है L3, उसका भी स्क्वायर करना है, तो ml5t-2, ml5t-2, C इज द करेक्ट आंसर। डन, पक्का, बढ़िया। चलो ठीक है, तो यहां ऐसा नहीं है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सवाल आगे खत्म, एक दो और आएंगे,
बट ठीक है, ये लगातार हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सवाल आए। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस को दोबारा से जो आप नहीं कर पाए थे, अगर आप साथ साथ ही कर रहे थे, कोई गलत हुआ उसको दोबारा गो थ्रू कर लो, जो कर ही नहीं पाए थे उसको तो खासकर देख लो, खासकर ऐसे क्वेश्चंस को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब अगर हम बात करें आगे के सवालों के बारे में, तो हमारे पास अब कुछ सवाल लगातार मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के आएंगे, बिकॉज उन्हीं दो चैप्टर्स की हम आज बात कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है, एक दो सवाल और आगे भी हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, अच्छा हमने इसमें आपको डेरिवेशन नहीं दी। आपको पता है कि किसी भी चैप्टर में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे डेरिवेशन नहीं देंगे। डेरिवेशन से मैंने कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन की, या फिर गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, वो सब आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि आ सकता है, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको वेलोसिटी यानी v इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है, अगर ना दिख रहा हो तो 2t की पावर 2 है, 2t की पावर 2 है -5, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। चलो ठीक है, डन है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब टाइम 2 सेकेंड था और जब टाइम 4 सेकेंड हुआ। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में टाइम की जगह मैं क्या डालूंगा, 2 सेकेंड, और फाइनल की जगह मैं टाइम की जगह 4 डाल दूंगा। तो बहुत सिंपल है। तो पहले तो टाइम की जगह मैं डाल दूंगा 2 सेकेंड, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 to 4, 4 to 8, 8 में से 5 गए, हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। फिर फाइनल वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो जहां पे भी टाइम है वहां पे मुझे 4 डालना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 में से हमारे पास 5 चले गए तो 27 आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ। लेकिन मुझे तो चेंज इन वेलोसिटी बोलना है, जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो 27 माइनस 3 दैट इज 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, सिंपल है। इसके बाद कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। अब एवरेज एक्सेलरेशन तो बहुत ही सिंपल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम में जो बदलाव आया, जितना टाइम आपको लगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं 24। अब टाइम कितना लगा है, तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। तो ऑब्वियसली बात है 4 माइनस 2 यानी कि 24 अपॉन में 4 में से 2 गया 2, दैट इज 12। लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप सारे आंसर मीटर में भी लिख सकते हो। अब आप एलकेजी के बच्चे तो रहे नहीं, बट हम सेंटीमीटर 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.24 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या था उस वीडियो में, क्या? तो ये दो पार्ट तो मुझे लग रहा है बड़े आसान थे। अगला वाला भी आसानी है। अब आपको इंस्टेंटेनियस, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको सिखाएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग चीज है, एवरेज अलग चीज है। एवरेज का मतलब है पूरे पीरियड के लिए निकाला है हमने, 2 से लेकर 4। इंस्टेंटेनियस तो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, यानी कि 8-4 सेकंड पे निकालना। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आपको ऑब्वियसली बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी डीवी बाय डीटी करना होगा। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। 2 बाहर था, मैं अगर एक स्टेप और बढ़ा दूं तो मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, पावर हमारे पास आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, तो 4t हो गया। और ये जो 5 है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 4t। 4t किसमें आएगा, ऑब्वियसली बात है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम की जो वैल्यू हमें डालने को बोला गया है वो कितना बोला गया, 4। तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि वैसे तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन 12 है, लेकिन जब आप चौथे सेकंड पे थे तो आपका एक्सेलरेशन 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। काफी अच्छा क्वेश्चन, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं, मेरा अपना फंडा है। इस क्वेश्चन में जैसे जनरली क्वेश्चन कैसा आता है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, इस वाले में क्या है, ड्रॉप वाला क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज पहले से ही कोई चीज ऊपर जा रही है। देखो, अ बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल स्पीड है, वो ऊपर जा रहा है। असेंडिंग का मतलब है गुब्बारा ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जब वो 39.2 मीटर की हाइट पे था तभी एक फूड के पैकेट को ड्रॉप किया गया। आफ्टर हाउ मच टाइम विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, टेक GQ 9.8। क्वेश्चन को समझो। अगर एक बैलून में मैं बैठा हुआ
और मेरे हाथ में पैकेट है और बैलून ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है और मैं पैकेट को ड्रॉप कर देता हूं। तो शुरुआत में अगर मैं एक छत पे खड़ा होता और पैकेट को ड्रॉप करता तो पैकेट ऐसे गिरता, बट अभी तो मैं जा रहा हूं ऊपर तो मेरे साथ पैकेट भी ऊपर जा रहा होगा। क्या बनाते हैं वो, तो पहले पैकेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। समझो बात को, क्यों? तभी फिर बिकॉज उसका- पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी Thank you bro, 9.8 होगी, तो पहले वो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे जीपे आएगा। करवा तो देता जर्नी क्या रहेगी जरा देखो। मान लेते हैं ये वो ऊंचाई है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये बस ऊंचाई को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बनाया है कि जब वो पैकेट 39.2 मीटर पे था मुझे अभी तो joining हमने हुआ, उसको मुझे कितना ड्रॉप time किया। हुआ? अब एक ड्रॉप महीना किया हुआ, तो दूसरे वो महीने की सीधा salary नीचे आई। नहीं गिरेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर वो नीचे गिरेगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं ए, ये मैं मान लेता हूं बी और ये मैं मान लेता हूं सी। ठीक है, हमें बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम विद व्हाट वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद और कितनी वेलोसिटी के बाद वो पैकेट नीचे आएगा। आप इसको ऐसा कर सकते हो चार हिस्सों में बांट, तो ए से लेके बी, बी से लेके ये वापस जब ये इस हाइट पे आएगा सी, और सी से लेके डी। ठीक है, अब मैं इस पूरे खेल में टाइम तो निकालना चाहता हूं, लेकिन मैं टाइम को तीन हिस्सों में बांट दूंगा। ए से लेके बी का टाइम, बी से लेके सी का टाइम और सी से लेके डी का टाइम। ठीक है, तो पहले चलते हैं फ्रॉम ए टू बी, एडिटिंग रूम फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली जाएगी? ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है जब ऊपर पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त -9.8 बिकॉज मोशन रिटार्डेड है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहां से पहले मैं टाइम निकालूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इतनी तो मैथ्स आप देख के समझ गए होंगे कि टाइम 1 आ जाएगा, बट फिर भी ये 0 आ गया, ये मेरे पास 9.8 आ गया, ये मेरे पास -9.8 आ गया, और टाइम मेरे पास t1 है, या कह लो t a से लेके b तक का है। तो t a से लेके b तक का यानी ऊपर जाने का समय 1 सेकेंड आ गया। अब अगेन इतनी मैथ्स और इतनी फिजिक्स आपको आती होगी कि अगर ए से बी जाने में टाइम 1 सेकेंड लगा है तो बी से सी जाने में भी 1 सेकेंड लगेगा, जिसको आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के सेम पॉइंट तक के लिए बराबर होता है। तो सिमिलरली जो टाइम बी से लेके सी तक आने में लगेगा वो भी 1 सेकेंड लगेगा। तो यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड लगा, यहां से यहां आने में 1 सेकेंड लगा। अब आगे की जर्नी की बात होगी, यानी कि सी से डी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आ जाओ फ्रॉम सी टू डी चलते हैं। अब सी टू डी चलते हैं। अब होशियार बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प देखेगा, होशियार बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन पे देख के बताएगा कि सी पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। डी पे तो हमें निकालनी है चलो, लेकिन सी पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। वेरी नाइस, अगर आपने 9.8 सोचा है या लिखा है तो, बिकॉज अगर यहां से वो 9.8 पे गया था फिर शून्य पे गया है, अब वो शून्य से स्टार्ट करके वापस जब यहां पहुंचेगा तो 9.8 पे ही होगा, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी जब वो यहां होगा। आप चाहो तो बी से डी भी काम कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा मेरा अलग स्टाइल है, आपका अलग स्टाइल हो सकता है। आपने हो सकता है बी से सी, बी से डी किया हो थोड़ा भी, पर बी से डी करने के लिए आपको ये वाली हाइट भी निकालनी पड़ेगी, और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उसके बिना ही काम हो जाएगा। तो यहां पे जब वो फेंका 9.8 से गया था तो मैंने तो वो वापस भी यहाँ पे 9.8 से आए। ठीक है, यहाँ पे सी से डी जा रहे हैं। अच्छा, अब उसे हाइट यानी कि डिस्टेंस कितना चलना है, तो आंसर है 39.2 मीटर चलना है, और एक्सेलरेशन आप सबको पता है ऊपर से नीचे प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। टाइम यहां से हम निकाल लेंगे, टाइम यहां से हम निकाल लेंगे। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो पहले, क्योंकि वो तो निकालनी है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा समझाता हूं। अगर आप पहले टाइम निकालोगे तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सेकंड इक्वेशन, खामखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले क्यों ना हम थर्ड इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल लें और फिर उसको पुट कर देंगे, बिकॉज हमें फाइनल वेलोसिटी तो वैसे भी निकालनी ही है। ठीक है, आओ तो ऐसा करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है ही, वैसे भी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 9.8 है, 2 इंटू में a एक्सेलरेशन हमारे पास 9.8 है, और हाइट जो चलनी है हमें वो 39.2 है। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया मेरे पास। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये आ गया मेरे पास 9.8 इंटू में 2, और सॉरी इंटू में वापस से 39.2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है 768.32 माइनस
ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा उधर जाके 9.8 इंटू में 9.8, तो ये आ गया मेरे पास 96.04। अब 96.04 में मैं ऐड कर देता हूं 768.32, तो ये मेरे पास आ जाता है वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, बहुत ही मजेदार 864.36। अब इसका मैं कर देता हूं अंडर रूट, अरे वाह भाई वाह, तो v मेरे पास आ जाता है 29.4 मीटर पर सेकेंड। v मेरे पास आ जाता है 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी ना, ठीक है। अब मेरे पास फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी जिससे गिरेगा वो तो मैंने निकाल लिया। अब मैं टाइम निकालूंगा, कौन सा वाला टाइम, ए से बी आ चुका है, बी से सी आ चुका है, अब मुझे सी से डी टाइम निकालना है, तो उसके लिए मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूंगा। v मेरे पास आ चुका है 29.4, u मेरे पास आ चुका है 9.8, प्लस में ये मेरे पास है 9.8 इंटू में टाइम, कहां से कहां तक का, c से d तक का मुझे निकालना है। अब 29.4 में से मैंने माइनस कर दिया 9.8 और डिवाइड भी कर दिया 9.8, 2 सेकंड आ गया, खतरनाक आंसर, यानी कि टाइम c से d जाने का मेरे पास 2 सेकंड आ गया। तो अब अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम, तो बताओ टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो गया ऊपर जाने का 1 सेकेंड, फिर बी से सी आने का 1 सेकेंड, फिर टोटल नीचे आने का 2 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड हो गया। प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सब अप्रोच अलग अलग हो सकती है, क्या पता आपने पहले यहाँ पे टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दी हो सेकेंड और क्वालिटी इक्वेशन बना दिया और उसको सॉल्व कर दिया, उससे कोई बदलेगा नहीं। मुझे क्वालिटी इक्वेशन से डर लगता है तो मैं उसको अवॉइड किया, बस इतना ही किया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर इन हाइट अ बॉल इज ड्रॉप्ड and at the same time another ball is projected vertically upward from the ground with velocity 25 meter per second. Find when and where the two balls will meet. बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल, सुनो। ये अगर आपको याद आ रहा हो, मुझे तो याद आ रहा है कि मैं तो पढ़ाता हूं हर साल 9th को, जिसको नहीं याद आ रहा, ये सवाल 9th क्लास की NCERT का एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है 9th क्लास में, मोशन चैप्टर, जाके चेक कर लेना, अभी कर लो, आपके पास, सबके पास इंटरनेट है। 9th क्लास में जहां तक मुझे याद है वैल्यूज भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, कोई वैल्यू भी बदली नहीं है, शायद हो सकता है जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 दे दियो, बट ये तो 25 सेम ही है, ये 10 भी 100 भी सेम है, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है। चलो खैर, ये 100 मीटर की एक बिल्डिंग है, ठीक है। अभी 100 मीटर की बिल्डिंग में क्या किया गया, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। अब जब ऊपर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और उसी वक्त नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड से, इसको तो ड्रॉप किया गया है तो इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ये कहीं पे, लेट से, अब कहीं पे भी मान लो यहां जाके मिल जाते हैं, ये यहां आए मिल गए, तो आपको बताना है ये कहां पे और कब मिलेंगे। तो लेट से ये ऊपर से नीचे x डिस्टेंस चल के आता है मिलने के लिए, तो नीचे वाली बॉल को चलना होगा, ऑब्वियस सी बात है 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो दूरी है वो 100 है, तो अगर ये x चलता है तो इसको चलना होता है 100 माइनस एक्स। तो आपको बताना है कहां और कब, यानी x की वैल्यू निकालनी है और टाइम की वैल्यू निकालनी है, कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों के लिए मुझे एक इक्वेशन बनानी होगी, और जहां तक मुझे लग रहा है सेकेंड इक्वेशन ही जो है मोशन की लगेगी, और उन दोनों इक्वेशन को फिर मैं आपस में इक्वेट करूंगा या कुछ तो करूंगा, वो देखो। तो पहले बात करते हैं फॉर फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल मेरे लिए ये है जो ऊपर से ड्रॉप की गई है, मेरे लिए सेकंड बॉल है। तो फॉर फर्स्ट बॉल फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT या GT स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो डिस्टेंस चलना है वो x है, सॉर्टेड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन को अभी g रहने देता हूं, और टाइम मेरे पास t स्क्वायर है, डन है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई g
टी स्क्वायर बाय 2। वैल्यूज की अभी जरूरत नहीं है, अगर आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हो। जी आ गया मेरे पास 9.8 टी स्क्वायर अपॉन में 2, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 4.9 टी स्क्वायर। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है। चलो ठीक है, अब मैं यही काम सेकेंड बॉल के लिए अगर करता हूं, यही सेम काम अगर मैं सेकेंड वाली बॉल के लिए करता हूं जो नीचे से ऊपर गई है, फॉर सेकेंड बॉल, अगर यही काम मैं सेकेंड वाली बॉल के लिए करता हूं तो क्या होगा? फॉर्मूला वही आएगा, S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हाइट चलनी है 100 माइनस एक्स, और यहां मुझे लग रहा है हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। इस बार इनिशियल वेलोसिटी 25 है और टाइम टी है, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे ड्रॉप और फेंका गया है, ऑब्वियस सी बात है, सेम है, ठीक है। प्लस में आ गया मेरे पास हाफ, और यहां मेरे पास अगेन जी टी स्क्वायर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 माइनस एक्स की जगह 4.9 टी स्क्वायर डालता हूं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, सर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त पहली बात तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है, और जी की वैल्यू अगर माइनस 9.8 डालता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये भी मेरे पास 4.9 टी स्क्वायर आएगा। और अच्छी बात ये है कि 4.9 टी स्क्वायर से 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास 100 इज इक्वल्स टू 25 टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू मेरे पास 4 सेकेंड आ जाएगी। यानी कि दोनों के दोनों आफ्टर 4 सेकेंड मिलेंगे, यानी दोनों के दोनों आफ्टर 4 सेकेंड मिलेंगे। आफ्टर 4 सेकेंड दे विल मीट ईच अदर। 4 सेकेंड के बाद ये मिल जाएंगे। तो फिर आगे क्या? अगर ये 4 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे तो कहां पे मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो हो गया कहां पे मिलेंगे। अरे तो टाइम की वैल्यू इसमें डाल दो ना, एक्स की जगह डाल दो, आ जाओ। अगर मैं एक्स निकाल लेता हूं तो एक्स आ गया 4.9 इंटू में टाइम की जगह मैंने डाल दिया 4, इसका मुझे करना होगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 इंटू में 4.9 कर देता हूं तो 78.4 आ गया। 78.4 मीटर। तो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखना पड़ेगा? कि हेंस द बॉल्स विल मीट एट हाइट ऑफ, एक्चुअली नीचे से हाइट नापी जाएगी तो 100 माइनस एक्स करोगे। अगर मैं ऐसे बोलूं, द बॉल्स विल मीट एट डिस्टेंस ऑफ 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप, क्योंकि टॉप से हमने डिस्टेंस को x लिया है, तो बॉल्स विल मीट एट 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप। टॉप से ये 78.4 मीटर पे मिलेंगी। डन? पक्की बात? मन में कोई सवाल? डन है? डन है क्या? थोड़ा सा ग्राफ अनक्लियर सा है, बाकी मैं मेन मेन पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। ये वाले क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद है। देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें कि आपको ग्राफ दे रखा होता है, उससे वेलोसिटी निकालो, स्पीड निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। वो तो है ही, वो वाले क्वेश्चन मैंने डाले नहीं उसमें क्योंकि मैंने वो वन शॉट में कराए थे। लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा अलग है। यहां पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। यानी यहां पे भी आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये नंबर्स अगर क्लियर नहीं है तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम हमारे पास सेकंड में आ गया। ठीक है, अब बढ़िया क्वेश्चन कैसे है ये? बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ के दो हिस्से कर दो, 3 हिस्से कर दो। एक तो ओ से लेके या 0 से लेके ए हो गया, एक ए से लेके बी हो गया, और एक बी से लेके सी हो गया। तो अगर आपको एक ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि आपको इन तीनों केसेस का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। इन तीनों केसेस का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अरे 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 अरे, इन तीनों केसेस का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ये मेरे पास आ गया है 0, ये मेरे पास आ गया है 1, ये आ गया है 2, ये आ गया है कहां तक जाना है? 7 तक। 3, ये आ गया है 4, ये आ गया है 5, ये आ गया है 6, ये आ गया है 7। ठीक है, अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं टाइम जो कि सेकंड में है, और यहां पे मैं दिखाऊंगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
तो यहां मुझे अब इसके लिए ग्राफ बनाना है। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या मैं ओ से लेके ए तक का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? हाँ। ए से लेके बी तक का निकाल सकता हूं? हाँ। बी से लेके सी तक का निकाल सकता हूं? हाँ। तो फिर उसको मैं ग्राफ में पुट कर दूंगा। जल्दी से 30 सेकंड का समय, जल्दी से इस ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ और देखते हैं सही बनाया है कि नहीं। डन। अब देखो भाई, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आपने बना लिया भाई, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं यहीं पे शॉर्ट में कर देता हूं, क्योंकि कहीं पे एक्सप्लेनेशन तो क्वेश्चन में बोला नहीं है। कभी कभार बोलते हैं कि पूरे सारे स्टेप समझाओ, बाकी आप थोड़ा बहुत पेपर में तो लिखोगे, वही लिख देना, बस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूं ओ से लेके ए तक का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होता है? हाइट जो कि 20 है और बेस जो कि 2 है, तो 20 डिवाइड बाय 2 जो कि आ गया होगा 10। यानी कि 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा 10। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पहले लिख देता हूं। ये मेरे पास आ गया मान लो 5, ये आ गया मान लो मेरे पास 10, ये आ गया मेरे पास -5। मैंने माइनस में क्यों गया आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि वो रिटार्डेड मोशन में भी जा रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो 0 से लेके 2 तक उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 है। 0 से लेके 2 तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको साफ दिख रहा है कि 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। यानी कि ए से लेके बी तक की अगर बात करें तो हाइट कुछ है ही नहीं, चला ही नहीं है, और बेस हमारे पास भले कुछ भी हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, 3 है जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेलरेशन बी से लेके सी तक की, तो हाइट नेगेटिव में जाएगी, तो 20 से शून्य -20 हो गई, भले बेस हमारे पास 2 है, तो एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और अगर एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा तो उस हिसाब से 5 से लेके, मैं अभी यहां पे इसको मिटा दूंगा, लेकिन 5 से लेके 7 तक जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, -10 में आ जाएगा। तो ये हमारा, अब इसको मैं अगर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाता हूं तो बस हो गया काम। और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं, लो जी डन। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ बन जाएगा? एक्सेलर 0 से 2 तक। एक्चुअली यहाँ पे टाइम गैप थोड़ा ज्यादा मैंने स्केल वाइज बनाया तो ये चौड़ा दिख रहा है, बट ये भी 2 सेकंड और ये भी 2 सेकंड ही है। वो यहाँ पे मैंने स्केल ढंग से नहीं लिया ना, बट कोई नहीं। ये आ गया हमारे पास 10 और ये भी आ गया 10, लेकिन यहाँ पे एक्शन 0। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लेबलिंग कर सकते हो कि आप ये 0 है, और 0 से लेके ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये ए तक है, ये ए से हमारा बी तक है, और ये बी से हमारा सी तक पॉइंट है। डन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे आपको कोई एक ग्राफ दे रखा होता है, और उससे जनरली यही आते हैं कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होता है, एक्सेलरेशन टाइम। कभी कभार ऐसे भी आ सकता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा हो और वेलोसिटी टाइम, सेम ही बात होगी काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं, बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। How much further will it penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance in the motion? हिंदी अनुवाद कहता है कि अगर मान लो आपने इस ए पॉइंट से शुरू किया और आप एक लकड़ी के या किसी भी एक टुकड़े के अंदर, टारगेट के अंदर पेनिट्रेट हो जा रहे हो, बुलेट फायर करी और बी तक आप गए, तो ए से बी आपने 3 सेंटीमीटर चला और लेट्स से आपने वी वेलोसिटी से इसे फायर किया था। तो 3 सेंटीमीटर चलने के बाद ये अपनी वेलोसिटी को आधा यानी कि v/2 कर लेगा। तो आपको बताना है ये फर्दर और कितना पेनिट्रेट होगा। अब और कितना पेनिट्रेट होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जानी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो पहले v से v/2 ये 3 सेंटीमीटर चला, v/2 से शून्य कितना चलेगा? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आंसर 3 सेंटीमीटर ही आएगा, बट आंसर 3 सेंटीमीटर क्यों आएगा? ये किसने आपको सिखाया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के साथ लीनियरली वेरी करता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी एक इक्वेशन लगा सकता हूं। तो मेरा क्या प्लान है क्वेश्चन को पढ़ते हैं? मेरा प्लान ये है कि पहले मैं ए से बी में थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आता है। फिर मैं बी से सी थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा और दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो अभी तक मेरा ये प्लान है, ठीक है। तो पहले चलते हैं फ्रॉम
ए टू बी, अगर मैं ए टू बी जाता हूं तो फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे पास v बाय 2 है, ये इनिशियल है फाइनल है, तो v बाय 2 है और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास v है और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना चला है 3। ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन माइनस में होगा, बट अभी हमें से फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया v स्क्वायर बाय 4 माइनस v स्क्वायर, तो आ गया माइनस 3 बाय 4 v स्क्वायर इज इक्वल टू 6a आ गया, इज इक्वल टू 6a आ गया। ठीक है, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, सॉर्टेड है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम b टू c। अब हम b से c जाएंगे तो फिर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस बार हमारी फाइनल वेलोसिटी शून्य होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v बाय 2 का होल स्क्वायर होगा और एक्सेलरेशन हमारे पास a ही होगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पे मेरे पास आ गया माइनस v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2ax। इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देता हूं तो v स्क्वायर से v स्क्वायर, 4 से 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ मुझे 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यहां पे मुझे a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होने के बाद, अरे 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 एक सेकेंड, a से a कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के मुझे कितना मिलेगा, 3 बाय एक्स मिलेगा, 3 बाय एक्स मिलेगा। ऐसे तो कुछ मिलेगा कि नहीं, क्यों, a से a कैंसिल हो गया तो इससे काटा है, ऊपर 3 आ गया, नीचे x बच गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं जाता हूं तो 3x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू मुझे 1 सेंटीमीटर मिल जाएगी, यानी कि भैया मेरे पास ये 1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जर्नी में इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक तो क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के साथ लीनियरली वेरी सिर्फ तब करता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो स्क्वायर आता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डन, चलो प्यारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं हम। A particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by। मुझे ये आसान सवाल लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर थोड़ा सा आपको ना दिख रहा हो तो टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 4 है मीटर में। आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है जब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो प्लान क्या है कि पहले मैं इससे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूंगा डिफरेंशिएट करके, फिर एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर एक्सेलरेशन को 0 के बराबर रख दूंगा और उससे मैं टाइम निकाल लूंगा। प्लान अभी तक ये है। चलो खैर, अब यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, ds बाय dt आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी ds बाय dt आ जाएगी। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यह आ जाएगा 3t स्क्वायर, क्योंकि पावर आ गया, पावर में से एक माइनस, यह आ जाएगा 12t, यह आ जाएगा 3 और 4 का 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो मुझे वेलोसिटी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 3 इंटू 2 में 6t आ गया मेरे पास, माइनस में 12 आ गया और अगेन ये 0 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बताओ एक्सेलरेशन 0 जब होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास 6t माइनस 12 आ चुकी है, तो एक्सेलरेशन को मैं 0 पुट कर देता हूं। जैसे मैं एक्सेलरेशन को 0 पुट करूंगा, टाइम की वैल्यू मेरे पास 2 सेकंड आ जाएगी, यानी 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो टाइम आ गया। अब अगर टाइम मेरे पास 2 सेकंड आ गया है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस में 3 आया था। अब जहां जहां पे टाइम है वहां वहां पे आपको 2 डालना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 आ गया, माइनस 12 इंटू में 2 24 आ गया, प्लस में 3 आ गया। ठीक है, यहां से काटा तो हमारे पास माइनस 12 आ गया, प्लस में 3 आ गया, तो आंसर माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ गया, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ गया।
तो ये वाला सवाल तक तो नॉर्मल था कि पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिली, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला। लेकिन ये थोड़ा सा अलग था कि बताओ जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले एक्सेलरेशन को 0 के बराबर रख के टाइम निकाला और फिर वहां से हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। डन है जी, आ जाओ। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रिली ये लक्ष्य बाबू भी फ्रीली नहीं है बाबू, फ्रीली है। और ये जो पीपीटी बनाता है साइंस स्टूडेंट है, देख लो, मतलब था। फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप सीधा nth इक्वेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर सेकेंड में आप कितना चलते हो उसकी इक्वेशन निकाल दो। अगर आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पूरा वन शॉट देखा है तो शायद मैंने उसमें आपको ये करवाई थी इक्वेशन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं तो nth इक्वेशन का मतलब क्या होता है समझ जाओ। जैसे हम जब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करते हैं तो वहां पे हम जब t डालते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट आता है तो वो जितना भी टाइम हमने डाला है उस पूरे टाइम का टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है। मतलब अगर मैं टाइम की जगह 5 डाला है तो वो आपको 0 से लेके 5 तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। मैंने 10 डाला है तो 0 से लेके 10 का देगा। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे कि मान लो मुझे 4th सेकंड का निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 सेकंड का निकाल के 3 सेकंड का मैं माइनस करूंगा। यानी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पहले 4 सेकंड के लिए फिर 3 सेकंड के लिए, फिर दोनों को माइनस करूंगा। या फिर मेरे पास एक सीधी, एक तो ये मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में आप nth इक्वेशन की सीधा इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। nth इक्वेशन के लिए होता है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, n का यहाँ पे मतलब है, n का यहाँ पे मतलब है कौन से सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको बोल रहे हैं 4th सेकंड और 5th सेकंड का निकालना है, तो पहले 4th सेकंड का अगर मैं निकालता हूं और अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन कुछ भी हो, टाइम हमारे पास 4 सेकंड हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो 4th सेकंड के लिए अगर बात करें तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 to 8, 8 में से 1 गया 7, तो 7/2 a आ जाएगा। ये हमारा 4th सेकंड के लिए आ गया, 4th सेकंड के लिए। अब यही काम हम लोग करेंगे 5th सेकंड के लिए। तो फिर से वही फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास फिर से 0 है, इसकी जगह में a या g कुछ भी रख सकता हूं क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। और इस बार मुझे 5th सेकंड के लिए काम करना है, तो 5 to 10 माइनस 1 मैं एक बार यहाँ पे पुट कर देता हूं कि यहाँ पे मुझे 5th सेकंड के लिए काम करना है। तो 5th सेकंड के लिए मेरे पास आ जाएगा 5 to 10 माइनस 1 9, तो 9/2 a आ जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, 4th और 5th का रेशियो निकालना है। तो s4 अपॉन में s5 का अगर मैं रेशियो निकालना चाहता हूं तो s4 के लिए मेरे पास आया 7/2a, 7/2a, और इसके लिए आया 9/2a। 2 से 2 9, a से a कैंसिल, तो 7:9 आ गया। तो या तो आप ये इक्वेशन एमसीक्यू के लिए याद कर लो, या फिर मैंने आपको बताया अगर आपको 4th सेकंड के लिए काम करना है तो बेसिकली आपको 4 सेकंड का निकाल के उसमें से 3 आपको माइनस कर देना है, उसमें से 3 आपको माइनस कर देना है, हो जाएगा। डन है, पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ थोड़ा सा मिलता जुलता, बट वो 1 सेकंड के लिए था, ये कुछ इंटरवल के लिए काम है। A particle start its motion from rest, which basically means कि initial velocity हमारे पास 0 है, under the action of a constant force, force हमारी constant है। ठीक है। If the distance covered in first 10 second, अगर पहले 10 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस s1 है, and that covered in first 20 सेकेंड is s2, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिकॉज आपको 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के लिए काम करना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बट चलो अब मैंने शुरू कर ही दिया है। तो पहले 10 सेकंड के चलिए चला गया डिस्टेंस, जिसको मैं s1 मान रहा हूं, इन्होंने भी s1 ही माना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ सीधा a, t का स्क्वायर मैं लगा सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 100, जो कि मेरे पास अगर s1 निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा, s1 जो है मेरे पास आ जाएगा
50A, इन्होंने अगर बोला होता ना कि एंड कवर्ड इन नेक्स्ट 20, तो फिर मुझे 30 में से 10 माइनस करना होता, बिकॉज नेक्स्ट 20 की बात हो रही है। बट यहां तो फर्स्ट 20 ही बोला गया, तो उतना प्यारा सवाल ये अब नहीं बचता है, पिछले सवाल को करने के बाद। वैसे तो अच्छा सवाल है। अगेन एस इज इक्वल टू यूटी, यूटी 0 हो गया प्लस हाफ ए, और टाइम हमारे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ गया, जो कि 400 डिवाइड बाय 2 हो गया, यानी कि 200 ए हो गया। ठीक है, अब अगर आपको S1 और S2 का रेशियो निकालना है, तो 50A अपॉन में 200A के हिसाब से 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, यानी कि जो S2 है ये 4 टाइम्स S1 के हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। ये बात, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सॉलिड कर्व इज शोन। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है। देखो यहां पे स्पीड दे रखी है, अगर आपको दिख रहा हो, किसमें दे रखी है भाई, मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। ये है 1, ये है 1.5, ये है 2। ठीक है, और ये टाइम सेकेंड में दे रखा है 1 2 3। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, है ना। मेरे को लग रहा है अगेन ये तो आपने कर लिया होगा, मुझे लग रहा है आंसर भी आ गया होगा आपका, मुझे लग रहा है आंसर भी आ गया होगा, डिस्टेंस आ गया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ हो भी गया होगा, एरिया अंडर ग्राफ, है ना। अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो तो एरिया अंडर ग्राफ से डिस्टेंस मिलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब हाफ बेस, बेस कितना है हमारे पास 3, और हाइट कितनी है हमारे पास 1.5, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1.5 इंटू में 1.5, 2.25, 2.25। अरे 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 अरे, अच्छा चालाकी, चालाकी करते हो हमारे साथ, कोई बात नहीं। यह आ गया 3/2, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 3/2, तो आंसर आ गया 9/4 मीटर। चालाकी करते हो हमारे साथ, हैं, ऑप्शन से खेलते हो, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये बात, हाँ ये ना इसमें आने के बाद थोड़ा सा मतलब इजी नोट, ये जो जिसपे ऐप पे हम पढ़ाते हैं, थोड़े से पावर्स थोड़ी अजीब हो जाते हैं यार। मैं आपके लिए दोबारा लिखता हूँ, कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है m0 L0 t की पावर -1, ये लिखा हुआ है m, अच्छा एक ऊपर भी, सभी बिगड़ गया, m L0 t -2, यहां लिखा हुआ है m L -1 t -2, और इस पे आगे लिखा हुआ है m L2 t -2। ठीक है, आपको बताना है कि सही मैच क्या है, इसको छोड़ो, सही मैच क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट किससे मैच हो रहा है, पास्कल किससे मैच हो रहा है, हर्ट्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, जूल यानी कि एनर्जी किससे मैच हो रही है। तो ये तो हमें साफ दिख रहा है कि जो जूल है वो तो ml2t -2 होगा, यानी कि जो d है वो तो फर्स्ट से मैच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम, तो m0 L0 t -1, m0 L0 t -1, यानी कि जो c है वो मैच हो रहा है सेकंड से। इसके बाद पास्कल होता है प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ml -1 t -2, ml -1 t -2 कहाँ है, कहाँ है, ये रहा ml -1 t -2, तो b से मैच हो रहा है मेरा 4 ml -1 t -2। और ऑब्वियस बच्चा कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको नहीं पता, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको नहीं पता, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फोर्स होता है kx, अगर आपने पढ़ा हो कभी वर्क एनर्जी में ये फॉर्मूला आता है, वर्क एनर्जी तो पढ़ ही लिया होगा अब तक। तो यहाँ पे फोर्स के लिए क्या होता है हमारे पास mlt -2, और अपॉन में क्या होता है L, कट गया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, आया ml0 t -2, तो ml0 t -2 बचना चाहिए, और बचा भी वही है, तो हमारे पास a का थर्ड हो जाता है, a का थर्ड हो जाता है। देखो कभी मुझे पता है, क्या पता, पहले d का 1, अब देखो d के 1 से तो एक ही है, फिर c का 2, d का 1 है, c का 2 है, b का 4 है, और a का 3 है, तो पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, बाकी तो आसान क्वेश्चन था। चलो आप, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अगर वेलोसिटी आपको दे रखी है at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 and 2। अगर आपने अगेन वन शॉट देखा है तो मैंने आपको क्या प्लान दिया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा और वेलोसिटी निकालने को बोला जाए तो डिफरेंशिएट करते हैं।
वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाए तो डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर उल्टा बोला जाए कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने को बोला जाए तो इंटीग्रेट करते हैं, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाए तो भी इंटीग्रेट करते हैं। अब हम मुझे यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है और मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन होगा। बट शुरुआत कैसे होगी? वेलोसिटी होता है dx बाय dt, dt चला जाएगा उधर तो ये आ जाएगा v dt इज इक्वल टू dx, तो dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी v dt। अब यहां पे मैं v यानी वेलोसिटी की वैल्यू डाल देता हूं जो कि आ गई at प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। अब अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, अब तो हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां जाएगी? 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा a, कांस्टेंट है, पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे, कहां से कहां? 1 से 2, ठीक है। b, पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे, कहां से कहां? 1 से 2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? पहले t की जगह जाएगी अपर लिमिट, t की जगह जाएगी अपर लिमिट, तो क्या आ गया? t की पावर 4, e की पावर 4 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, प्लस में इसको हटा दूं क्या? ये लिख लो कहीं पे काम आएगा, ये लिख लो कहीं पे काम आएगा, ठीक है। इसको हटा दूं क्या? चलो आगे करते हैं। हाँ, अब प्लस में आ गया, b बाहर है, अगेन t की पावर 2 है तो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो यहां पे मेरे पास आ गया 3 बाय 2a प्लस 7 बाय 3b, 3 बाय 2a 7 बाय 3b, ये हमारे पास आंसर हो गया। डन है क्या? चलो आ जाओ, प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से करना। मिस शायद ये मैंने आपको वन शॉट में भी कराया था, पर ये क्वेश्चन इतना प्यारा है कि बच्चे इसे कर देते हैं मिक्स, बच्चे इसे कर देते हैं मिक्स, मिक्स कर देते हैं इसको मल्टीपल टॉपिक्स के साथ। प्यारा क्वेश्चन है यार। वन शॉट कितना बड़ा हो गया भाई, देखो मिस मत करना। मैं सोचा था कि मैं इसको 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, बट ये नहीं हो पाया है। प्लीज आप, मैंने टाइमर लगा रखा है, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भैया एक एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, चाहे 1x 2x जिस पे भी देख रहे हो, चाहे 2 हिस्सों में देख लो, लेकिन टाइम देना है इसको। क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन भले ही पेपर में ना आए, आने के पूरे चांसेस है ना आए, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिए जो मेडिकल का बच्चा बना रहा है, तो फिर आप नॉर्मल क्वेश्चंस का भी एक फ्लो बहुत आराम से बना पाओगे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम p। If the same stone is dropped from height 100% more, 100% more का मतलब, आई होप आपको मैथ के अकॉर्डिंग पता है, 100% मोर का मतलब है डबल ही हो गया ना, 100% मोर का मतलब है डबल हो गया। देन प्रीवियस हाइट, तो मोमेंटम जो होगा उसमें कितना चेंज आएगा? बहुत ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना। क्या ये कहना ठीक है कि भैया जो हाइट है नई वाली वो पुरानी वाली से 100% ज्यादा है, जिसका मतलब मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है कि डबल है, जो कि दिख भी रहा है कि डबल आ जाएगा, ठीक है। अब हाइट तो डबल है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ड्रॉप किया इज इक्वल टू 2a(s) होता है। तो यानी कि जो v की वैल्यू है वो √2gh होती है। ये तो सॉर्टेड है, ये तो सॉर्टेड है, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये अंडर हो गया, ठीक है। अब क्या हमने हाइट को डबल किया है? अगर हाइट डबल हुई है, अगर हाइट डबल हुई है, तो नई वाली वेलोसिटी √2 टाइम्स पुराने वाले की हुई होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ हाइट, रूट ऑफ हाइट। तो अगर हाइट डबल हुई है तो वेलोसिटी √2 टाइम्स बड़ी होगी, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी √2 टाइम्स बड़ी होगी तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी √2 टाइम्स बड़ी है तो मोमेंटम भी √2 टाइम्स बड़ा होगा। पेड बैच वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको याद आ गया होगा, ये सवाल क्लास में कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था तब भी, और इसके मल्टीपल, फिर इसी क्वेश्चन के 2-3 और क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मतलब। तो क्या हुआ पहले समझो, पहले समझो। हाइट डबल हुई क्योंकि 100% बढ़ा है। अब v होता है √2gh। तो अगर हाइट डबल हुई है
तो वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स बढ़ेगी बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। तो नया वाला मोमेंटम इज रूट 2 टाइम्स पुराने वाले मोमेंटम के। अब कितना परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज कितना आया मोमेंटम में, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परसेंटेज कितना चेंज आया, तो आंसर है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू में 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो फाइनल है मेरे पास रूट 2 पी, इनिशियल है मेरे पास पी अपॉन में इनिशियल है पी इंटू में 100, पी कॉमन लेके काट दिया, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, माइनस में 1 आया, इंटू में 100 आया, इतनी मैथ्स आती है आपको सबको। यहाँ पे आ गया 1.414 में से 1 गया, 0.414 इंटू में 100 किया तो 41.4% आ गया, 41.4% आ गया, ए आंसर हो गया। प्यारा सवाल है, गुलाब का फूल चाहिए, गुलाब का फूल चाहिए, प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। दो बॉडीज हैं जिनमें एक का मास 1 kg है, एक का मास 3 kg है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, एक को फेंका गया है 16 मीटर से, एक को 25 मीटर की ऊंचाई से। आपको बताना है कितना टाइम उनको नीचे आने में लगेगा। मास से तो कोई कनेक्शन है नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये आपको पागल बना रहा है बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, समझ रहे हो बेटा। चलो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा अगर उसको घेरा गया है। तो ट्रू या फॉल्स, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ड्रॉप किया गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर है। इसका मतलब है S जो है अगर वो हाफ जी टी स्क्वायर है तो टी की, अभी तो रफली काम कर रहा हूं, हटा दूंगा इसको, तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2s अपॉन में जी का अंडर रूट, सही कह रहा हूं, टी की वैल्यू आ जाएगी 2s अपॉन में अंडर रूट जी, जिससे साबित होता है, यानी फाइनल ये जो फॉर्मूला है हमारे पास टाइम का, अंडर रूट 2s बाय जी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ एस के, रूट ऑफ एस बोले तो हाइट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये आया भैया एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आया, ठीक है, और इससे फिर ये आया, ठीक है, यानी कि जो T1 अपॉन में T2 होगा वो बराबर हो गया किसके, रूट S1 अपॉन में रूट S2 के। अरे यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों के लिए 2, दोनों के लिए जी तो बराबर ही होगा, दो इक्वेशन बना के डिवाइड करोगे तो वो तो ये आएगा, ठीक है। तो T1 अपॉन में T2 का क्या रेशो आ गया भैया, पहले वाले की हाइट कितनी है 16, दूसरे वाले की हाइट कितनी है 25, तो यह आ गया 4, यह आ गया 5, रेशो आ गया 4:5, 16 पहले 25 बाद में रिस्पेक्टिवली, तो 16 वाले का ऊपर 25 वाले का नीचे, यह माफिया। डन है बेटा, चलो प्यारा सवाल ओपी हो गया, प्यारा सवाल ओपी हो गया, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। चलो अब इसके बाद एक आखिरी सवाल और है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस वेयर a b c आर कांस्टेंट्स, डायमेंशंस ऑफ a b c आर। देखो वेलोसिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर प्रॉपर सवाल, प्रॉपर, ठीक है। आपको ए बी सी के डायमेंशन निकालने, सबसे पहले तो मैं सी के डायमेंशन निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि सी टी में ऐड हो रहा है, अगर सी टी में ऐड हो रहा है तो टी के डायमेंशन सी के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए, तभी तो ऐड हो रहा है। अब टी सी जो टी है वो तो टाइम है, तो सी के डायमेंशन मेरे पास कैपिटल टी आ गए, यानी M0L0T आ गए क्या गुंडा बनेगा, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्योंकि बेटा देखो सी के डायमेंशन सीधा एक ही में ऑप्शन है, तो मुझे पता है आंसर तो ये है, बाकी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं, मैं ऐसा टीचर भी नहीं हूं कि मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ना 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 ना, गंदी बात है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मैं तो बता रहा हूं कि आंसर में पहले मिल गया, ठीक है ठीक है। चलो अब हमें किसके डायमेंशन निकालने, अब हमें डायमेंशन निकालने ए के निकाल लेते हैं, चलो आओ। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इन दोनों के डायमेंशन बराबर होंगे, तो वेलोसिटी के डायमेंशन बराबर होने चाहिए ए टी के। वेलोसिटी कौन होता है, एल टी माइनस 1, और ए कौन है पता नहीं कौन है, प्लीज एक्सेलरेशन मत बोलना, आ जाए अलग बात है, लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं है, डायमेंशन इसके एक्सेलरेशन वाले ही आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया ये एक्सेलरेशन है, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2,
तो ए के डायमेंशन हमारे पास आ गए LT-2। आंसर अभी भी सही चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक। अब बी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो इस पूरे के डायमेंशन वी के डायमेंशन के बराबर होंगे, बिकॉज ये भी एक टर्म है। तो भैया वी के डायमेंशन बराबर होने चाहिए बी अपॉन में इस पूरे के डायमेंशन, जो कि टी टी ऐड होके टी ही आ जाएगा। इसके डायमेंशन LT-1। बी के डायमेंशन हमें निकालने हैं, नीचे टी टी ऐड करोगे टी आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर T-1 आ गया ना। तो बी के डायमेंशन मेरे पास आ गए L, बी के डायमेंशन मेरे पास आ गए L। लो जी, बढ़िया। एंड इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल है, मैं ये करा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ना होगा और जल्दी बताना होगा कि आप मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चंस के लिए कितना एक्साइटेड हो। क्योंकि लॉज ऑफ, मुझे तो लग रहा है लॉज ऑफ मोशन के तो इतने प्यारे प्यारे क्रेजी सवाल बन सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अगला लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो प्यारा सा, ठीक है? मन करे तो, जबरदस्ती वाली बात नहीं। लेकिन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज, आपको एक लिक्विड की सरफेस टेंशन दे रखी है 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर। आपको इसे कन्वर्ट करना है MKS में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं और एक जूल में 10⁵ अर्ग्स होते हैं, अगर आपको ये पता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। अब डाइन को ऑब्वियस सी बात है मुझे कन्वर्ट करना न्यूटन में, बिकॉज मुझे MKS में जाना है। तो एक न्यूटन में अगर 10⁵ डाइन होता तो एक डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन हो गए। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चा? बच्चा जानता है 10⁻⁻2 होते हैं। कैंसिल हो गया। 70 इंटू में 10⁻⁻3, दैट इज 7 इंटू में 10⁻⁻2। 7 इंटू में यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिखा हो -2 लिखा हुआ है, ये कट गया और ये आंसर आ गया। डन है क्या? डन है क्या? प्यारा सवाल ओपी। सर क्या इसको हम वो वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं? वो वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, वो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की कर सकते हैं, पर बहुत बड़ा हो जाएगा खामा जो अगर हमें ये पता ही है तो। डन है? डन है। तो मुबारक हो बच्चों, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मुबारक हो आप सभी को, आपने आज ईमानदारी से 27 के 27 सवाल यहाँ बैठ के किए हैं। 27 थे 25 से, सॉरी 25 के 25 सवाल ईमानदारी से यहाँ बैठ के किए हैं। नहीं किए तो आई हेट यू, और किए तो आई लव यू, है ना? और सारे के सारे सवालों के जवाबों को मैच भी किया है। और इस दौरान कोई मिस्टेक कैलकुलेशन वगैरह में हो गई हो तो क्षमा करिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे और क्वेश्चंस के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।